दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। जगदीप सिंह। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट। हमारे साथ हैं आज खुद प्रांजल कामरा, सीईओ को फाउंडर ऑफ फिनोलॉजी। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है, जो फाइनेंस के सेक्टर को कैटर करता है। वेलकम प्रांजल, ग्रो के यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत सा स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन ऑनर और आई होप कि मैं यूजफुल कंटेंट आज डिलीवर कर सकूं आपके सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू। ठीक है प्रांजल, तो आज का मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं आज की वीडियो का, कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल था, और वोलेटाइल के बीच में मार्केट बहुत बार नीचे गया और ऊपर गया। लेकिन इस पूरी वॉलिटिलिटी के बीच में बहुत से सेक्टर्स थे जो बहुत ज्यादा नीचे चले गए। अगर किसी ने उस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका पोर्टफोलियो बहुत सारा ब्लीड भी हुआ। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी निकल के आए जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में। तो आज हम प्रांजल के साथ बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है, उसके बीच में हमें कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या हमें करना भी चाहिए कि हमें सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। तो प्रांजल, थोड़ा मार्केट के बारे में बताएंगे पहले, कि मार्केट जैसा भी बिहेव किया, उसमें सेक्टर्स की बात कहां से निकल के आती है। राइट, देखिए सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझ लें कि पिछले 1-1.5 महीने में जो रिकवरी आई है उस पे बहुत ज्यादा फोकस करके उसके बेसिस पे आगे की स्ट्रैटेजी ना बनाएं, क्योंकि बहुत वोलेटाइल था। हर नई न्यूज फ्लो पे मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा था और हर कोई ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि किन स्टॉक्स को रिवॉर्ड करना है, किसको नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट की जब ये बात चली कि वो वैक्सीन बनाने के ट्रायल्स पे पहुंच चुकी है, तो उसकी एक और कंपनी है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट का स्टेक है, सब्सिडरी भी नहीं है, एसोसिएट कंपनी है, पेनाशिया बायोटेक। उसमें कुछ दिनों में 100% का इंक्रीज आ गया शेयर प्राइस में। जबकि अगर सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना भी लेती है तो उस एसोसिएट कंपनी को कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं, ये बहुत डाउटफुल है। तो बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट्स हुए, रूमर्स पे हुए, और बहुत सारी ऐसी चीजों के बेसिस पे शेयर प्राइसेस मूव हुए कि आपको जो भी इस 1-2 महीने पे हुआ है उसके बेसिस पे आगे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो डेफिनेटली अगले 6-9 महीने तक बुरा करने वाले हैं, और ये हम सबको पता है। जैसे टूरिज्म हो गया, एविएशन हो गया, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सच में, जिनको अगले 2-3 क्वार्टर्स तक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बट अदरवाइज इन 1-2 महीने के मूवमेंट के बेसिस पे प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि सेक्टर्स वाइज अभी जो पूरा रिएक्शन जो लोग दे रहे हैं, बहुत सारा वो इंट्यूशन बेस्ड है, सेंटीमेंट बेस्ड है। फंडामेंटली वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जिसके बेस पे हम आगे का इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या उनको सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो बनाना कितना अच्छा होगा, या क्या उसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। राइट, सो कैसा भी माहौल हो, अगेन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि विच सेक्टर्स टू अवॉइड। तो ऐसे 3-4-5 सेक्टर्स जिनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, व्हाट नॉट टू टच, ये ज्यादा जरूरी है ऐसे समय में और लगभग सारे समय में। और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है बिल्कुल इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से। जैसे आज टूरिज्म हो, अम्यूजमेंट इंडस्ट्री हो और एविएशन इंडस्ट्री हो, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों ही तरह की ऑयल कंपनीज हो, इनमें प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा सेकंड चीज कि कौन से सेक्टर पे फोकस करना है, कौन से सेक्टर पे फोकस नहीं करना है, ये अगेन डिपेंड भी करता है आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में। कि अगर आप खुद इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं, एडवाइजर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तब आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किस इंडस्ट्री को आप अच्छे से समझ रहे हैं। हो सकता है ऐसे समय में फार्मा एक अच्छा डिफेंसिव बेट हो, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मा एक अच्छा हेज प्रोवाइड करेगा मार्केट फॉल के अगेंस्ट। लेकिन अगर फार्मा बास्केट में भी आपको नहीं पता कि इन 50 लिस्टेड कंपनीज में से कौन सी वो 3 या 4 कंपनियां हैं जो अच्छा करेंगी, क्योंकि सारी फार्मा कंपनियां अच्छा करेंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर फार्मा इंडस्ट्री आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है तब तो उस पर फोकस करिए। अदरवाइज उसका फ्यूचर कितना भी अच्छा लग रहा हो, आपको आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर नहीं निकलना है। सो अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन ईच सेक्टर्स, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा में हम देखेंगे कि 100 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं। तो स्टॉक पिकिंग, आप क्वालिटी स्टॉक्स तभी पिक कर पाएंगे इफ यू नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, और उसमें एक्चुअली बिजनेस मॉडल्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। इनफैक्ट ये मैं आईटी कंपनीज में बहुत देखता हूँ
कि लोगों को पता है कि आईटी कंपनीज डिफेंसिव है, एवरग्रीन सेक्टर है, and they blindly buy 3, 4, 5 IT companies without even knowing कि actually Tech Mahindra और HCL Technology के business model में कितना फर्क है, without realizing कि these two companies are virtually entirely different companies. Tech Mahindra derives a lot of its revenues from the telecom sector. HCL Technologies derives a lot of its revenues from BFSI, cloud and healthcare segment. So which IT company you are going for डिपेंड्स ऑन कि आप किस सेक्टर पे बुलिश हो. क्या आपको टेलीकॉम सेक्टर अच्छा लगता है या क्लाउड कंप्यूटिंग और हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा लगता है. सो उस सेक्टर्स पे ही फोकस करें जिसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं. और अदरवाइज हम अगर जो मैंने 3-4 सेक्टर्स गिना है उन सेक्टर्स को छोड़ दें तो हर सेक्टर जब भी ये कोविड का पैंडेमिक स्लो डाउन होगा, खत्म होगा, वैक्सीन या दवाई आएगी, तो यहां से हर सेक्टर में रिकवरी आनी है 3-4 सेक्टर्स को छोड़ के. 6 महीने बाद आप देखेंगे कि हर सेक्टर धीरे धीरे रिकवर करने वाला है. तो आपको कौन सा सेक्टर सूट करता है, किसमें आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो जैसे कि प्रांजल ने बताया कि सिर्फ ये देख के कि उसने पिछले कुछ टाइम में अच्छी रिटर्न दिया, उसके बेस में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. और एक सेक्टर में मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज हो सकती हैं और उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अलग अलग हो सकता है, जिसके बेस पे हमें सिर्फ डायरेक्टली जाके कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए. तो प्रांजल, इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मान लो कि मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, मान लो फार्मा सेक्टर में ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें एक अच्छी रिटर्न भी है और मैं उसका बिजनेस भी समझता हूँ. बट यहाँ पे जब भी बात डाइवर्सिफिकेशन की आती है और सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट की आती है तो दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो ऐसे सिनेरियो में अगर मुझे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी चाहिए और मुझे सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो मैक्सिमम अगर मैं एक लो रिस्क वाले इन्वेस्टर की बात करूं जो बहुत नया है मार्केट में, या एक हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर की बात करूं, क्योंकि दोनों के केस में सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता है. तो अगर हम दोनों के सिनेरियो में की बात करें तो मैक्सिमम उनको कितना परसेंटेज ऑफ देयर पोर्टफोलियो का एक्सपोजर लेना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, और कितना सही हो सकता है और कितना गलत हो सकता है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई बिलीव कि मैं अब कुछ 2-3 थंब रूल्स बताऊंगा. मोर एंड मोर रिटेल इन्वेस्टर्स को इन थंब रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो 2 बेसिक थंब रूल्स ये हैं कि पहला, आप किसी एक स्टॉक पे 7-8% से ऊपर का एलोकेशन मत रखिए. मतलब ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो में अराउंड 12-15 स्टॉक्स तो होने ही चाहिए, उससे कम होने पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है. और सेकंड, किसी एक सेक्टर पे आप 20% से ज्यादा एलोकेशन मत करिए. अगर 20% से ज्यादा किसी एक सेक्टर में एलोकेशन है, उस सेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आपके पोर्टफोलियो को 2-3 साल लग जाएंगे. जब उस सेक्टर में रिकवरी आएगा तब आपका पोर्टफोलियो मार्केट के बराबर के रिटर्न्स तक पहुंच पाएगा. तो एक सेक्टर में 20% का एलोकेशन अपर सीलिंग लिमिट होना चाहिए. उससे ज्यादा आप बिल्कुल मत जाइए, चाहे कितना भी अच्छा आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हो, कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, एक सेक्टर में 20% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं. तो प्रांजल, ये तो हमने जो बात की हमने काफी स्टॉक स्पेसिफिक की कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे बनाना चाहिए, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स की. तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि अगर किसी को लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्या उसको प्रेफर करना चाहिए सेक्टरल म्यूचुअल फंड, या उसको एक दूसरी अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि जहां पे उसको मान लो लार्ज कैप, मिड कैप ऐसी सिचुएशन में जाना चाहिए? तो ऐसे केसेस में कौन से इन्वेस्टर के लिए सेक्टोरल अच्छा है और कौन से इन्वेस्टर के लिए उसको वैसे म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो हमेशा हम लोग हमारे क्लाइंट्स को भी, और मैं अपने YouTube वीडियोस में भी यही कहता हूं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से दूर ही रहना चाहिए. क्योंकि होता क्या है कि एक यूजर समझ नहीं पाता है कि उसका एक्चुअल एलोकेशन कितना है. जैसे एक किसी इन्वेस्टर ने 20% अपना पैसा, मान लीजिए इस रूल को मान के, किसी फार्मा फंड में डाल दिया. अब जो बाकी 80% पैसा है, हो सकता है वो भी उसने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया हो, और उस म्यूचुअल फंड ने हो सकता है 10% एलोकेशन या 15% एलोकेशन उस मल्टी कैप फंड्स ने भी फार्मा स्टॉक्स में लगाया हो. तो विदाउट इन्वेस्टर की समझ के, बिना उसके रियलाइज किए कि फार्मा फंड में यूजर का एक्सपोजर 20% से बढ़ के 30-35% हो जाए इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने कई सारे मल्टी कैप फंड्स लिए हुए थे, उस फंड ने भी फार्मा कैप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. तो पर्सनली आई डोंट लाइक इंडेक्स फंड्स, क्योंकि एक और बिहेवियरल रीजन भी है इसके पीछे कि होता क्या है, सेक्टोरल फंड्स कई बार 1-2 साल 3 साल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. It's okay. तो होता क्या है कि कई बार सेक्टोरल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं 1 साल 2 साल, अगर उस सेक्टर में मोमेंटम आ जाए तो, और इससे खुश होके यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और वो अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं.
और अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे एंटर होता है, तो वो मल्टी कैप फंड्स के साथ भी होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के साथ भी होता है, इंडेक्स फंड्स या सेक्टर फंड्स के साथ भी होता है कि आप पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो और जब आपको दिखे कि पिछले 2 साल में ये सेक्टर फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत टाइम है, तब तो निकालने का टाइम आ गया है। तो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी बहुत होती है, आपको कॉन्स्टेंटली देखते रहना पड़ता है कि ये सेक्टर कैसे कर रहा है। और फिर इसमें एक इशू ये आता है, जब आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, और आप ये काम भी कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है फंड मैनेजर को आउटसोर्स कर रहे हो। आप अपने फंड मैनेजर को ये डिसाइड करने की फ्रीडम दे रहे हो कि उसे जो ठीक लगता है उसमें निवेश कर ले। लेकिन जब हम सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये डिसीजन लेने की शक्ति हम फंड मैनेजर को नहीं दे रहे हैं। हम फंड मैनेजर को ये बोल रहे हैं, मैंने फार्मा फंड खरीदा है, आपका काम है कि फार्मा के ही स्टॉक्स खरीदो। तो आप फुल डिसीजन मेकिंग एक एक्सपर्ट को नहीं दे रहे, आप आधे डिसीजंस अपने हाथ पे रख रहे हो। तो अगर आप आधे डिसीजन अपने हाथ में रख रहे हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली फिर उस सेक्टर के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, उस सेक्टर से अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। तो अगर एक एवरेज कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, मेरी नजर में बेस्ट ये है कि वो अपना पूरा डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स कर दे एक मल्टी कैप फंड मैनेजर को। और इसलिए मैं मल्टी कैप कहता हूं क्योंकि उसमें सेक्टर्स की भी फ्रीडम है, कंपनी के साइजेस की भी फ्रीडम है। एक एक्सपर्ट अपनी पूरी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी यूज करके फंड्स को रीएलोकेट कर सकता है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेक्टर फंड्स। और इसके अलावा प्रांजल, बहुत बार ऐसा भी शायद होता है कि यूजर अपने रिस्क को गलत तरीके से कैलकुलेट करता है, और जो फंड चूज कर लेता है उसका रिस्क बहुत अलग होता है और कभी मैच नहीं हो पाता, और उसको बहुत बार रिस्क ज्यादा लेने की वजह से लॉस ज्यादा हो जाता है जितना उसने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था। इसके अलावा प्रांजल, आपकी बातों से एक चीज निकल के आई कि आपने ऐसा मुझे अभी बताया कि जो इन्वेस्टर होता है हमेशा हाई पे बाय करता है, और उनमें एक डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी रहती है जो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स में कॉमन रहता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी कुछ सजेशंस हैं जिनका यूज करके एक अच्छा डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में बनाया जा सकता है, ताकि वो जो बाय लो और सेल हाई वाला जो फिलोसफी होती है उसको फॉलो कर सके। राइट। सो ये एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद सबसे डिफिकल्ट सवाल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट डिसिप्लिन। तो होता क्या है ना, कि मेरे साथ भी होता है, सारे एक्सपर्ट्स के साथ भी होता है, कि जब हम हर रोज मार्केट के बारे में पढ़ते हैं टीवी चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में, खास करके हाई वोलेटिलिटी वाले समय में, तो आप दो तरह के न्यूज या हम वीडियोस देखते हैं। जब मार्केट गिर रहा है तो वीडियोस, न्यूज चैनल्स, मैगजीन्स में आर्टिकल्स आते हैं कि मार्केट तबाह हो जाएगा, अभी निकल जाइए नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, पछताएंगे, सबको टीआरपीस चाहिए। तो शब्द ऐसे यूज होते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर सच में डर जाता है। और वहीं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि निवेशकों ने कमाए एक दिन में करोड़ों, हफ्ते में हुए वो करोड़पति और इस तरीके के। तो तब लोगों को लगता है कि वो फोमो जिसे हम कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो एकदम से जाग जाता है और हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे। तो जैसा हम आज भी कुछ स्टॉक्स में देखते हैं कि 60, 70, 80, 90 के पीई पे कुछ फेवरेट स्टॉक्स चले जा रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर उन्हें चेज किए जा रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी स्टॉक सिर्फ इसलिए कि पिछले 2 महीने से वो बढ़ रहा है या पिछले 6 महीने से वो बढ़ रहा है तो वो हमेशा बढ़ता नहीं रह सकता। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमको अपने दिमाग में ड्रिल कर लेना है कि स्टॉक बहुत समय तक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई शेयर साल का 1 रुपए कमाता है तो वो 100 रुपए पे अगर ट्रेड कर रहा है तो 100 रुपए पे वो नहीं चल सकता। एक थंब रूल हमको और ये ध्यान रखना है, कई बार हम एक्सपेंसिव स्टॉक्स को जस्टिफाई करते हैं कि ये हाई ग्रोइंग कंपनी है, ये तेजी से ग्रो कर रही है। तो यहां भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वैल्यूएशंस का ध्यान हमेशा इसलिए रखिए क्योंकि अगर किसी देश की जीडीपी 5, 6, 7% से बढ़ रही है तो ये कंपनियां जो आज 30-40% की ग्रोथ दिखाती है, ये अनलिमिटेड समय तक 30-40% की रफ्तार से ग्रो कर नहीं सकती, वरना कुछ सालों में ये जीडीपी से बड़ी हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली एक लेवल के बाद हर कंपनी की ग्रोथ मॉडरेट होती है, जो यूजुअली अगर वो अच्छी कंपनी है तो जीडीपी के 2, ढाई या ज्यादा से ज्यादा 3 गुना रफ्तार से बढ़ती है। यानी जीडीपी अगर 5-6% पे है तो बड़ी स्टेबल कंपनियां 15 से 20% से ज्यादा का ग्रोथ तो ला ही नहीं सकती। और अगर 15 से 20% तक हम ये मान के चलें कि आज हम एचडीएफसी को देखते हैं कि 17-18% पे ग्रो करता है, जबकि बीएफएसआई एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन द लॉन्ग रन
अच्छी स्टैब्लिश्ड कंपनियां जो आज 100 के पी, 80 के पी, 60 के पी पे हैं, ये कंपनियां 15-20% से, एक थंब रूल है, ज्यादातर ऐसी कंपनियां 15-20% से ज्यादा ग्रो नहीं करेंगी। और अगर हम पीटर लिंच का पेग रेशो वाला कंसेप्ट लाएं, तो जो कंपनियों का कैश फ्लो, जो कंपनी की अर्निंग 15-20% से बढ़ रही है, उसका वैल्यूएशन भी 15-20 के पी या मल्टीपल टाइम्स कैश फ्लो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिंपल थंब रूल है जो आपको बताएगा कि कब आप बुल रन का हिस्सा बन रहे हैं, आप बुल रन में मैडनेस का हिस्सा बन रहे हैं और आप क्वालिटी के लिए ओवर पे कर रहे हैं। तो पेग रेशो यहां बहुत काम आता है, और एक नॉर्मल सेंस कि जीडीपी से 2.5-3 गुना से ज्यादा कंपनियां ग्रो नहीं करेंगी। इसके अलावा अब हम रिवर्स की बात करते हैं कि जब मार्केट तेजी से गिरता है तो क्या होता है। तो जब मार्केट तेजी से गिरता है, हम देखते हैं कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस, कई तरह के इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स आती हैं कि अगले 5 साल तक इस इंडस्ट्री में वॉश आउट आ जाएगा, इस सेक्टर में वॉश आउट आ जाएगा, गाड़ियों की सेल 0 हुई अप्रैल में, और इस तरह की फिर से एक्सट्रीम खबरें। तो यहां पे अब हम इंडिया की पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं। हम सारे, अगर हम इस तरह के ग्रोथ वाले आंकड़े देख लें, जैसे इंडिया का AUM टू जीडीपी रेशियो म्यूचुअल फंड्स का देख लें, हम प्रीमियम टू जीडीपी रेशियो इंश्योरेंस के केस में, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, व्हाइट गुड्स की अगर हम बात कर लें, कितने हजार घरों में से कितने घरों में रेफ्रिजरेटर है, कितने घरों में एसी है, कितने घरों में ऑटोमोबाइल्स हैं, और इसको हम चाइना से कंपेयर करें पिछले 20-30 साल के चाइना के ट्रेंड से, तो हम ये मानेंगे कि ऑन द एग्रीगेट इस तरह के एक्सेप्शनल इवेंट्स को अगर हम हटा दें, ऑन एन एवरेज अगले 20 साल इंडिया के लिए गोल्डन होने वाले हैं। जो शायद 1950s, 60s, 70s में यूएस का हाल था, जो 70s और 80s में जापान का हाल था, जो पिछले 20 सालों में चाइना ने हाई ग्रोथ दिखाई है, अगले 20 साल इंडिया के हैं कि हम वैसे तेज ग्रोथ दिखाने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे जब इंडिया इज सेट फॉर ग्रोथ इन द लॉन्ग रन, क्या आप पैनिक में इस मार्केट से बाहर हो जाना चाहते हैं? क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम देखें सेंसेक्स की जर्नी 100 से लेके 40,000 तक, तो उसमें 1% दिन ऐसे थे, यानी अगर सेंसेक्स 1000 दिन खुला है तो केवल 10 दिन ऐसे थे जब 80% गेन आ गया। 100 से 40,000 का मूवमेंट का 80% गेन, समझ लीजिए 30,000 तक, मार्केट केवल 1% दिनों में पहुंचा है। तो क्या आप डर के आज मार्केट से बाहर हो जाना चाहते हैं और मिस कर देना चाहते हैं वो 1% दिन जब आप मैक्सिमम पैसा बनाएंगे? तो डर के इस फास्ट रिकवरी का जो चांस है उसको मिस बिल्कुल मत करिए। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स बहुत बुरे हैं, और इन 2 सिंपल रूल्स को याद रखिए, एंड आई एम श्योर कि बहुत बार आप पैनिक करने से बच जाएंगे। और हमने बहुत बार ऐसा भी देखा कि जब मार्केट नीचे को जाती है तो लोग अपनी SIPs को बंद कर देते हैं, डर के कि उनको लगता है कि पैसा उनका सेफ है, उनको अपना SIP बंद कर देना चाहिए। और बहुत बार हमने देखा भी कि लोगों ने एक्चुअल में SIP बंद किया भी। लेकिन आप थोड़ा बताएंगे कि SIP बंद करने का सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? तो लोगों को क्यों SIP बंद नहीं करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? राइट, मेरे हिसाब से लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि SIP आपने क्यों किया, आपने लमसम क्यों नहीं किया। लमसम ना करके SIP करने का सिर्फ एक कारण होता है, मेजर कारण, और वो ये कि कल को मार्केट गिर जाए तो मेरा सारा पैसा हाई लेवल पे ना लग जाए। मैं, अगर मेरे पास लाख रुपए हैं तो मैं 10-10 हजार करके 10 महीने में लगाता हूं, ताकि अगर 8वें 9वें 6वें महीने मार्केट गिरे भी तो मेरी एवरेजिंग हो जाए। इस पर्पस से ही आपने SIP चालू की थी। जो भी SIP करता है उसका पर्पस यही है। तो जब आपकी SIP, मार्केट गिरा 20-25% और आपकी SIP करने का डिसीजन सही साबित हो गया, आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और उस डिसीजन का इस गिरे हुए मार्केट में अब आपको फायदा मिल रहा है। अगर आप अभी SIP रोकते हैं तो अपने आप को आप उस फायदे से रोक रहे हैं जो आपके डिसीजन के कारण ही आपको मिलने वाला। तो अपने इंटेलिजेंट डिसीजन को बर्बाद मत होने दीजिए। इसको सिंपल ऐसा समझिए कि जहां अगर किसी फंड की NAV 10 है, तो पहले आपको 100 रुपए में 10 यूनिट्स मिलते थे, और अब इस क्रैश में उसकी NAV 8 हो गई है और आपको 12 या 13 यूनिट्स मिल रहे हैं। सेम दाम में आपको ज्यादा सामान मिल रहा है, आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे? तो गिरते मार्केट में अगर आप SIP बंद करने का निर्णय लेते हैं, तब तो बेटर ये था कि आप लमसम ही कर देते। SIP का अच्छा डिसीजन आपने बर्बाद कर दिया। तो बिल्कुल भी ऐसे समय पे SIP को बंद तो करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा प्रांजल, मैं आपको भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरे एक फ्रेंड से बात हो रहा था, तो वो मुझे बोलता कि मार्केट थोड़ा रिकवर किया बट उसका पोर्टफोलियो बिल्कुल लेवल पे आ गया जहां पे पहले था।
तो उसने पूछा ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला कि आपने अपना एसआईपी बंद नहीं किया था और मार्च और अप्रैल के महीने में आपने उतने पैसे में ज्यादा यूनिट खरीद लिया, और जब मार्केट ने थोड़ा रिकवरी दिखाया तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में यूनिट्स का जो वो था वो ज्यादा हो गया, और वहां पे ज्यादा एप्रिसिएशन आया और आपका पोर्टफोलियो वापस से वहां पे आ गया। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो उनको एक्चुअली बेनिफिट भी होगा अगर आगे जाके मार्केट और ऊपर जाएगा तो। जब बिल्कुल। अपना पर्पस होता है वो ऑलमोस्ट सब हो ही जाएगा एसआईपी के केस में। तो प्रांजल, अब मैं बात करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का साइकोलॉजी अलग होता है, दोनों के केस में आपका रिस्क अलग होना चाहिए। बट बहुत से लोग इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि हमने बहुत टाइम पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, मार्केट एकदम से क्रैश हो गया, जिस दिन मार्केट नीचे गया था वहां पे बाय करके 1 महीने में निकल जाता, प्रॉफिट बुक कर लेता तो मुझे ज्यादा फायदा होता। तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे कि क्यों जब हम लॉन्ग टर्म में किसी अच्छे इन्वेस्टर की बात करें तो उसने हमेशा ज्यादा पैसा कमाया है, बट रिटेल इन्वेस्टर जब ट्रेडिंग और इन्वेस्ट बीच में आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं गलत टाइम पे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं हमने कोई ये शेयर 100 रुपए में लिया और वो 105 तक गया था लेकिन अब 95 आ गया, तो इससे अच्छा तो हम 105 में बेच के निकल ही जाते। तो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छे से समझना रहेगा कि ये हमेशा होगा मार्केट में। मार्केट को नहीं पता कि आपने ये शेयर खरीद लिया है तो अब मैं यहां से ना गिरूं। जब भी आप कोई शेयर, अगर आपको लगता है कि ये शेयर 80 रुपए में सस्ता है और आप उसमें निवेश करते हैं, तो आपको सिर्फ ये पता है कि चलो ये शेयर सस्ता है, मुझे अच्छा वैल्यू मिल रहा है, जिसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो 75 नहीं जा सकता, वो 70 नहीं जा सकता। आपका डिसीजन इन्वेस्ट करने का उस स्टॉक में सही या गलत तब साबित होगा जब 3 साल या 5 साल में भी वो स्टॉक आपको 15% CAGR का रिटर्न नहीं देगा। एक महीने में वो स्टॉक 60 जा रहा है कि 50 जा रहा है कि 70 जा रहा है, ये बिल्कुल भी फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट है कि शॉर्ट टर्म न्यूज फ्लो कैसा है, डिमांड सप्लाई कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है। जैसे अगर आपने जनवरी या फेब में कोई भी शेयर खरीदा होता, ऑलमोस्ट कोई भी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के 95% स्टॉक्स आपके नेगेटिव होंगे आज, अगर आपने जैन या फेब के हाई में इन्वेस्ट किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि 95% इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके गलत हो गए, क्योंकि वो डिसीजन आपने 3 या 4 महीने के लिए लिए ही नहीं थे। तो जो डिसीजन आपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, तो उसको जज भी आप लॉन्ग टर्म में करिए। अगर मुझे ये उम्मीद है कि XYZ का शेयर मैं आज 100 रुपए में खरीद रहा हूं और 5 साल बाद वो 1000 रुपए होगा, तो 1 साल बाद कहां है, 1 महीने बाद कहां है, 4 महीने बाद कहां है, इससे मुझे फर्क क्यों पड़े, एज लॉन्ग एज फंडामेंटल्स खराब नहीं हो रहे। इसके अलावा अगर हम कंसेप्चुअली देखें, तो अगर जब आप खुद का भी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने कोई बुटीक खोला, कोई किराना दुकान खोली, कुछ भी खोला, तो क्या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं? आपने दुकान खोली, 1 महीने सेल्स नहीं आई, तो क्या आप उस बिजनेस को बंद कर देंगे? हम अपने बिजनेस को भी 6 महीने, साल भर का टाइम देते हैं, पहला समझने में कि सेल्स कहां से लाएं, ग्रोथ कहां से लाएं, और दूसरा कि हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप स्टॉक्स भी खरीद रहे हैं तो आप उस बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं, और आप एक ऐसे बिजनेस में जिसमें आप पार्टनर हैं, आप चाहते हैं कि वो बिजनेस आपको 1 महीने, 2 महीने या 4 महीने में मिरेकल करके दे दे, जबकि आपने उस बिजनेस पे तो एक्टिवली काम भी नहीं किया। जिस बिजनेस में आप एक्टिवली काम करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो भी आपको 1-2 महीने में रिटर्न्स नहीं दे पाता, उसको भी सालों लगते हैं। तो स्टॉक्स को भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से स्टॉक्स को सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, तो कम से कम 2-3 साल का समय तो देंगे, ताकि शॉर्ट टर्म शॉक्स से वो बिजनेस अपने आप को रिकवर करके अपने फंडामेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिटर्न्स दे सके। और इस तरह के शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव न्यूज फ्लो के बेसिस पे तो हमेशा चलते रहेंगे। अगर इस कारण आप डाउट करेंगे कि इससे अच्छा तो मैं निवेश ही नहीं करता, तब तो फिर मतलब आप शेयर बाजार के लिए रेडी है ही नहीं, फिर तो FD ही आपके लिए सही है। क्योंकि शेयर बाजार आपको ज्यादा रिटर्न्स क्यों देता है? इसी वोलेटिलिटी के कारण। शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं है, इस गारंटी के ना होने के कारण ही इसमें आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। तो ये रिस्क ही शेयर मार्केट को वो बनाता है जो आपको ज्यादा रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी देता है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी से बिल्कुल डर के कुछ होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको FD वाली स्टेबिलिटी मिले और स्टॉक्स वाले रिटर्न मिले। अगर आपको स्टॉक्स वाले रिटर्न्स चाहिए तो स्टॉक्स वाला रिस्क भी लेना रहेगा। अगेन, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा किन इन्वेस्टर्स के साथ होता है जो 1 महीने में घबरा गए, 2 महीने में घबरा गए, जिन्होंने ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके स्टॉक ले लिया हो,
लेकिन अगर आपने स्टॉक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करके लिया है, तो मैं अपने स्टॉक्स के लिए हमेशा एक सवाल पूछता हूं जब भी वो स्टॉक 20, 30 या 40% भी गिर जाए, कि क्या ये बिजनेस 6 महीने में, साल भर में बंद होने वाला है? अगर उसका जवाब ये है कि नहीं, बिजनेस बंद नहीं होने वाला, क्या ये बिजनेस मटेरियली हमेशा के लिए खराब होने वाला है? साल भर के लिए खराब हो रहा है, 6 महीने के लिए सेल्स गिर रही है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई शेयर 30-40% गिर जाए, मैं खुद से पूछूंगा कि क्या ये बिजनेस का आउटलुक अगले 5 साल के लिए खराब हो गया है? क्या ये बिजनेस बंद होने की कगार पे है? अगर ये दो सवालों का जवाब ना है, तो कोई रीजन नहीं है कि सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण आप अपने डिसीजन को रिग्रेट करें, क्योंकि आपकी सारी, अगर आप 50 साल 60 साल भी अगले स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे और आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाएं, 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि कोई शेयर गिरा, आपने खरीदा, उसके बाद हो सकता है वो थोड़ा और गिरे, ऐसा होगा ही। ऐसा तो बहुत रेयर होगा कि आपने 100 पे खरीदा और बिल्कुल 100 से ही बढ़ना शुरू हो जाए। ये तो बहुत अच्छा लक हो गया। कई बार 90 जाएगा, 80 जाएगा, 70 जाएगा, उसके बाद बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आपको उस शेयर की वैल्यू आज रियलाइज हुई। आपने उस शेयर को वैल्यू किया, आपको 100 रुपए सही लगा, आपने खरीद लिया। अब क्योंकि आपको रियलाइज हो गई है, तो पूरे मार्केट को रियलाइज उसी समय हो जाए या उसी दाम पे हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। किसी को 80 पे सही लगेगा, किसी को 90, और कई लोगों के नोटिस में ही वो शेयर बाद में आएगा। भले ही उनको लगे कि वो 120 पे भी अच्छा है, लेकिन उनकी नोटिस पे नहीं आया, 5000 कंपनियां हैं, ध्यान नहीं आया। तो अक्सर ऐसा होगा कि आपने जो खरीदा, अच्छे टाइम पे भी वो शेयर उसके नीचे जाए, लेकिन आपको जज करना है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है प्रांजल। सो मैं अब आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे पास बहुत से ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक्स का, और वो पूछते हैं कि उनको कब ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब उनको म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में अगर आप उनको एक छोटा सा कुछ सजेशन दे सकें तो डेट विल बी वेरी हेल्पफुल। श्योर। इसका एक सिंपल सा थंब रूल है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक पिकिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, तो आप ये देखिए कि कौन सा वो पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने गोल्स मीट करने के लिए। आपको 5 साल बाद घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की शादी, पढ़ाई, तो जो गोल्स वालों के लिए जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है, उस पैसे को कंटिन्यू करिए म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हुए, ताकि आपके गोल्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि जब भी आप खुद से इन्वेस्टिंग चालू करेंगे, तो आप गलतियां करेंगे। इसको ट्यूशन फी आपको मानना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने खुद स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया हो और शुरुआत में उसे लॉस ना हुआ। तो जब भी आप ये डिसीजन लेंगे, ज्यादा चांसेस है कि आपको झटके लगेंगे, लेकिन जरूरी है कि उन झटकों से आपके गोल्स खराब ना हो। तो मान लीजिए आप महीने में 20,000 की एसआईपी करते हैं और आपको लगता है कि आप इसको बढ़ा के 25 या 30,000 आप महीने का बचा सकते हैं, और 20,000 रुपए की जो आपकी एसआईपी चल रही है वो आपके गोल्स मीट करने के लिए जरूरी है। बाकी जो 5,000 या 10,000 आप एक्स्ट्रा बचा पा रहे हैं, वो आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए है, वो एकदम एसेंशियल नहीं है आपके गोल्स मीट करने के लिए। तो वो जो 5,000 या 10,000 रुपए हैं, उससे आप स्टॉक्स में निवेश चालू करिए, ताकि शुरू में जो गलतियां हो भी, जो झटके लगे भी, उससे पहला आप सीखेंगे और आगे हायर प्रॉफिट्स के लिए खुद को रेडी करेंगे। और ये सब कुछ आप कर पाएंगे बिना अपने गोल्स को डिले किए या गोल्स को अफेक्ट किए। तो ये एक अच्छा बैलेंस होता है। ये है ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अर्ली 30s, लेट 20s और उसके आसपास है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही यंगस्टर है, 20-21 साल का, कॉलेज गोअर, और वो चाहता है कि वो अपनी पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करे, तो बिल्कुल उसे स्टॉक्स में जाना चाहिए। अगर उसके पास डिपेंडेंट्स नहीं है उसके ऊपर, जो कि नहीं होते कॉलेज स्टूडेंट्स के, या एजुकेशन लोन नहीं है, और महीने का 1,000-2,000, ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपए पॉकेट मनी बचता है, तो वैसे में उस समय कोई बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके गोल प्लानिंग हो सके, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन लर्न क्विकली। आप खुद जब आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स पिक खुद करते हैं, तो ये बिल्कुल है कि आप सीखते बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पैसा लगाया और वो 10% गिरा, तब हम उस कंपनी के बारे में और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सो लॉस मेक्स यू लर्न मोर। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है, तो बेटर है कि आप अपने पॉकेट मनी को स्टॉक्स में लगाएं। शुरू में गलतियां होंगी, लेकिन पॉकेट मनी है, 2 बार रेस्टोरेंट नहीं गए, पार्टीज में नहीं गए, वो पैसा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखेंगे, साल 2 साल में, तो आप उस छोटे पैसे पे हायर रिटर्न्स लाने की खुद के लिए प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में डिस्प्रपोर्शनेटली हाई रिटर्न्स भी आ सकते हैं अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो
तो सरप्लस मनी वाले और स्टूडेंट्स जिनकी पॉकेट मनी बहुत छोटी है, उनको डेफिनेटली स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए और ज्यादा। ठीक है प्रांजल, थैंक्स अ लॉट हमारे चैनल पे आने के लिए, और शायद आपसे मुझे खुद को और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए तो एक बहुत अच्छी सजेशन थी आपकी कि आप कैसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रांजल, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट कोई देना चाहेंगे हमारे गेस्ट के लिए, कि लास्ट सजेशन आपका कि हमारे गेस्ट को कैसे आने वाले टाइम में उनके लिए कोई प्रीशियस सजेशन जो आप बताना चाहेंगे? So firstly, thank you so much for having me here. बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके. It was an honor. So thank you for considering me worthy. और one thing जो खास करके नए लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हो. मतलब इट्स वेरी टेम्पटिंग कि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है मार्केट में एंटर होने का. मैं बताऊं, मैंने 2014 के आसपास मार्केट में एंट्री की थी और तब मार्केट 27,000 और 28,000 के आसपास था. तो 6 साल हो गए मुझे मार्केट में और आज भी हम 31,000 पे हैं अगर अब देखें तो. तो अगर हम एग्रीगेट लेवल पे मार्केट की प्रोग्रेस देखें तो पिछले 6 सालों में हार्डली कोई प्रोग्रेस हुई है. लेकिन इस लेवल पे जब आप एंटर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है. तो अगर स्टॉक्स नहीं, अगर आप नहीं समझते कि आप स्टॉक्स खुद पिक करने के लायक हैं, तो म्यूचुअल फंड्स शुरू करिए. लेकिन स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड, एंटर करने का ये शायद अगले 10-15 सालों में बहुत अच्छा समय होने वाला है. तो आप खुद को बहुत लकी माने और जरूर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको शुरू जरूर करते हैं. तो दोस्तों, हम आने वाले टाइम में भी ऐसे सेशंस लाते रहेंगे ताकि आपके तक अलग अलग एक्सपर्ट्स के थ्रू अलग अलग इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, ताकि आप एक अच्छा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक अच्छी जर्नी बना सकें. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक अच्छे और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें. हैप्पी इन्वेस्टिंग.